वेलकम टू गोस्वामी मैथमेटिक्स। आप सभी विद्यार्थियों का हमारे इस YouTube चैनल गोस्वामी मैथमेटिक्स पर स्वागत है। ठीक है, अच्छा है, मजा है, ठीक है ना मेरे प्यारे दुलारे विद्यार्थियों। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने आप को कोरोना वायरस से बचा रहे होंगे। दोस्तों, हम लोग शुरू किए हैं एनटीपीसी और ग्रुप डी का टारगेट बैच। अगर अभी तक आप हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो कर लीजिए, क्योंकि रेलवे की तैयारी अब गोस्वामी सर की जिम्मेवारी। हाँ दोस्तों, तो प्रतिशत हम शुरू किए थे और प्रतिशत में बेसिक क्लास किए थे कुछ प्रीवियस प्रश्नों के साथ। परसेंटेज में आज हम लोग आगे बढ़ते हैं कुछ अच्छे प्रश्नों के साथ। ये असाइनमेंट आपके पास होगा, अगर नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, वहां से आपको पीडीएफ मिल जाएंगे। ठीक है, सारे काम का पीडीएफ आपको वहां पर मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज शुरू करते हैं हम लोग परसेंटेज में अगला टाइप। ठीक है, तो दोस्तों मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पहला क्वेश्चन आपके बीच में आ रहा है टाइप 3 का। ठीक है, टाइप 3 बहुत आसान है, आप पहले से जान भी रहे होंगे। इसके बाद वाला टाइप और अच्छा है, तो बने रहे हमारे साथ। ठीक है, तो टाइप 3 में है, यदि एक व्यक्ति का वेतन पहले साल 11% बढ़ता है और दूसरे साल 11% कम हो जाता है, तो आरंभिक वेतन के अपेक्षा सापेक्ष तीसरे साल आरंभ में उसके वेतन में कितना प्रतिशत परिवर्तन होगा। ठीक है, प्रश्न है कि एक आदमी का वेतन पहले साल 11% बढ़ा। ठीक है, तो मान लो प्रारंभिक वेतन ये हो गया, प्रारंभिक वेतन एक आदमी का वेतन पहले साल 11% बढ़ा। पहले साल कितना बढ़ा? 11%, और दूसरे साल 11% कम हो गया। एक आदमी का वेतन पहले साल 11% बढ़ा और दूसरे साल 11% कम हो गया। प्रारंभिक वेतन में पहले साल क्या हुआ? 11% का वृद्धि हुआ, 11% वृद्धि, प्लस मतलब वृद्धि। और दूसरे साल क्वेश्चन में लिखा है कि दूसरे साल 11% कम हो गया। ये पहले साल हुआ, फिर दूसरे साल में जब गया तो 11% कम हो गया। दूसरे साल 11% कम हो गया। ठीक है, तो पहला साल 11% बढ़ा, दूसरा साल 11% कम हो गया। तो क्वेश्चन में लिखा है दोस्तों कि आरंभिक वेतन की अपेक्षा तीसरे साल आरंभ में उसके वेतन कितना प्रतिशत परिवर्तन हुआ। पहला साल 11% बढ़ा, दूसरा साल 11% कम हुआ। जब तीसरा साल स्टार्ट हुआ तो उसका वेतन क्या था। ठीक है, कहा है कि आरंभ में उसके वेतन में कितना प्रतिशत परिवर्तन हुआ, यानी जब तीसरा साल में वो प्रवेश किया, ये पहला साल के अंत में 11% बढ़ गया, ये दूसरा साल के अंत में 11% कब हो गया। तो बताइए तीसरा साल जब स्टार्ट हुआ तो उसके वेतन में क्या हुआ। तो एक बार 11% बढ़ा, फिर 11% कम हुआ, तो फाइनली उसको कुल कितना परसेंट का वृद्धि या कमी हुआ, हमें यही निकालना है। प्रारंभिक साल के तुलना में उसके वेतन में एक बार 11% वृद्धि हुआ, एक बार 11% कमी हुआ, तो कुल मिला के कितना परसेंट का कमी या वृद्धि हुआ, यही हमें पता करना है। ठीक है, तो बच्चों ध्यान लगाएंगे, गौर फरमाएंगे। इसका कॉन्सेप्ट अगर हम लोग सीखते हैं, कॉन्सेप्ट, फिर दूसरा तरीका भी सिखाएंगे, पहले आप कॉन्सेप्ट सीख लो। अगर प्रारंभ में वेतन 100 रुपया था, मान लो प्रारंभ में वेतन अगर 100 रुपया था, 11% बढ़ा तो कितना हो जाएगा? 111 रुपया। 100 रुपया था, 11% बढ़ा, यानी 100 पे 11 का वृद्धि, यानी पहला साल के अंत में 111 रुपया हो गया। फिर दूसरा साल 11% कम हो गया, यानी ये 111 जो है इसमें 11% का कमी हुआ। 111 में 11% का कमी हो गया। ठीक है, तो 111 में 11% कम कर देंगे तो कितना परसेंट बचेगा बताओ? 89% बचेगा। ठीक है, 111 में 11% कम करेंगे तो 100 में 11 कम करोगे क्या बचेगा? 89, 89% बचेगा। तो इसको हमें गुणा कर देना है 111 को 89 से। ठीक है, तो 89, 89 और 89 जुट जाएगा। 111 से गुणा करेंगे तो 9, 8, 9, 17, 7, 8, 9, 17, 18, 8, 1, 9, तो ये हो गया हमारा 9879। ठीक है, बाबू कितना से भाग देंगे? 100 से, तो ये हो गया हमारा 98.79। ठीक है, अब ये ध्यान देना, 100 था पहले, अब हो गया 98.79। 100 था पहले,
अब हो गया 98.79। तो कितना का कमी हुआ घटा देंगे, 100 में से 98.79 को घटाओ। प्रारंभ में 100 था, घटने बढ़ने के बाद अब हो गया 98.79। तो कितना का कमी या वृद्धि हुआ, ठीक है। चलो तो 100 में से 98 घटाओगे 79 तो आएगा 1.21 यानी 100 से 98.79 हुआ, यानी कम कितना हुआ 1.21 कम हुआ। तो कहेंगे 1.21% का कमी हो गया। इतना परसेंट का क्या हो गया, कमी हो गया। पहले 100 था, 10% बढ़ा 111 हुआ, फिर 10% कम, सॉरी पहले 100 था 11% बढ़ा 111 हो गया, फिर 11% कम हो गया। 111 में 11% कम करेंगे तो 89% बचेगा, ठीक है। तो 2 बार बढ़ने और कम होने के बाद फाइनली इतना हो गया, यानी 100 से इतना हुआ तो कमी कितना का हुआ 1.21% का कमी हुआ। ये बेसिक कॉन्सेप्ट हुआ, हमें इतना करने की जरूरत नहीं है। जब भी प्रतिशत में 2 लगातार परिवर्तन हो, जब भी प्रतिशत में 2 लगातार परिवर्तन हो और दोनों परिवर्तन के बदले में एक ही परिवर्तन निकालना हो तो ए बी फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे। बच्चों ध्यान देंगे, जब भी परसेंट में 2 लगातार चेंज हो, किसी भी चीज में, किसी भी आंकड़े में परसेंट में 2 लगातार चेंज हो और हमें पता करना हो दोनों चेंज के बदले में एक ही क्या चेंज होगा, रिजल्टेंट चेंज अगर हमें निकालना हो, परसेंटेज में 2 लगातार चेंज हो, जैसे ए चेंज हुआ फिर बी चेंज हुआ, या ए परसेंट का वृद्धि हुआ फिर बी परसेंट का कमी हुआ, या ए परसेंट वृद्धि या फिर बी परसेंट वृद्धि, या ए परसेंट कमी फिर बी परसेंट कमी, या ए परसेंट कमी बी परसेंट वृद्धि। परसेंट में 2 लगातार चेंज हो कभी भी और दोनों चेंज के बदले में एक ही परिणामी चेंज निकालना हो, एक ही परिणामी परिवर्तन निकालना हो, तो आप पढ़े होंगे कि ये भी फॉर्मूला का प्रयोग किया जाता है। प्रतिशत में जब भी 2 लगातार परिवर्तन हो, दोनों परिवर्तन के बदले में एक ही परिवर्तन निकालना हो तो ए बी फॉर्मूला का प्रयोग करते हैं। तो यहां ए है और बी है, इसका ए बी फॉर्मूला प्रयोग करेंगे। ए बी फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस ए गुणे बी बटे में 100। जब भी परसेंट में 2 लगातार चेंज हो और दोनों चेंज के बदले में एक ही रिजल्टेंट चेंज निकालना हो तो ए बी फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे, और वो ए बी फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस ए गुणे बी बटा में 100। ठीक है, आगे बढ़े। अब सीख चुके हैं ए बी फॉर्मूला प्रयोग कब करना है, ठीक है। जाइए लेते आइए ना बच्चों, अब ध्यान देंगे इसको कब कब और कैसे कैसे लगाना है। कुछ प्रीवियस क्वेश्चन के साथ हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन को लेके। तो हमारा यही क्वेश्चन था, इसको बनाते हैं अगर हम ए बी फॉर्मूला से, जिसको आप बनाए हैं। पहला क्वेश्चन जो ग्रुप डी 2018 का था कि पहला साल वेतन 11% बढ़ा और दूसरा साल वेतन 11% कम हो गया। पहला साल वेतन 11% बढ़ा, दूसरा साल 11% कम हुआ, तो तीसरा साल प्रारंभिक वेतन की अपेक्षा, आरंभ में उसके वेतन की अपेक्षा कितना परिवर्तन हुआ, यानी फाइनली कुल कितना परसेंट का चेंज हुआ। 11% बढ़ने और 11% घटने के बाद कुल कितना परसेंट का चेंज हुआ, हमें यही निकालना है। तो ए बी फॉर्मूला कहता है ए प्लस बी। ए के जगह क्या है 11, बी के जगह भी 11, ठीक है। तो ए का मान है +11, चूंकि बसो क्या लिखा है बच्चों ध्यान देना, लिखा है पहला साल 11% बढ़ा है और दूसरा साल 11% कम हुआ, तो ये माइनस में लेंगे। अब ये भी फॉर्मूला लगाएंगे, ए के जगह +11 और बी के जगह -11, ए के जगह +11 बी के जगह -11। यहां प्लस और माइनस गुणा करके लिखेंगे, प्लस माइनस माइनस। अगर यहां प्लस तो यहां भी प्लस होता, यहां प्लस तो यहां भी प्लस होता। अगर यहां माइनस तो माइनस माइनस गुणा करके क्या होता प्लस। यहां प्लस है यहां माइनस है तो प्लस माइनस माइनस। अब ये दोनों को गुणा करेंगे, 11 गुणे 11 बटे में 100, ठीक है। जय हिंद जय भारत। अब आ चुका हमारा -121 बटे में 100, यानी आ गया हमारा 1.21। ये माइनस में आया तो कमी कहलाएगा, अगर प्लस में आता तो क्या कहलाता वृद्धि। तो ये कमी कहलाया 1.21% का कमी, 1.21% का क्या कहलाएगा कमी, ठीक है। चलें आगे बढ़ते हैं बच्चों, कोई दिक्कत, ठीक है ना। चलो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और ध्यान लगाते हैं बच्चों। क्वेश्चन है
सुमित के वेतन में 40% की कमी हो गई, उसके बाद 40% की वृद्धि हो गई, उसके वेतन में अंतिम हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। पहले 40% बढ़ा, फिर 40% घटा, तो फिर लगेगा यही फॉर्मूला, 40% बढ़ा तो +40, 40% घटा तो -40, और प्लस माइनस को गुणा करके यहां लिखेंगे -40 गुणे 40/100। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत? ये देखो, जय हिंद जय भारत, ये हो गया 1600/100। ठीक है, यानी माइनस में आया -16 यानी 16% का कमी हो गया। चलें आगे, कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं बच्चों। ठीक है, चलो मेरे प्यारे दुलारे विद्यार्थियों, अगले प्रश्न पे आते हैं। एक आयत की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 15% और 10% बदलाव किया जाए तो आयत के क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत का बदलाव होगा? अब बच्चों ये बताना, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर होता है क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल। ठीक है बच्चों, ध्यान लगाएंगे, गौर फरमाएंगे। क्वेश्चन में क्या लिखा है? क्वेश्चन में लिखा है कि आयत के लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 15% और 10% बदलाव किया जाए तो क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा? आयत के लंबाई 15% प्लस और चौड़ाई 10%, यानी चौड़ाई में 10% का कमी किया जाए तो क्षेत्रफल में क्या बदलाव आएगा? एनटीपीसी 2016 क्वेश्चन है। लंबाई बढ़ा, चौड़ाई घटा, क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन आया? ये दोनों में जो चेंज हुआ, ये दोनों चेंज का रिजल्टेंट चेंज हमें निकालना है। क्षेत्रफल लंबाई चौड़ाई का परिणाम होता है। ठीक है, तो दोनों का प्रोडक्ट होता है क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल के बारे में निकालना है, यानी ये दोनों में जो चेंज हुआ क्षेत्रफल में चेंज हुआ, तो ये दोनों में जो चेंज हुआ तो क्षेत्रफल में कितना चेंज हुआ, ये दोनों का परिणामी चेंज हमें निकालना है। तो यहां भी आप ये भी फॉर्मूला लगा सकते हैं, तो ये भी फॉर्मूला लगा देंगे। +15 एक के जगह b के जगह -10, अब प्लस माइनस माइनस। ठीक है, 15 गुणे 10/100, 0 0 कैंसिल, 5 दूनी 10, 5 3 15। ठीक है, 15 - 10 -1.5, 15 - 11.5। ठीक है, तो आ गया हमारा 3.5%। चूंकि प्लस में आया तो वृद्धि होगा, 3.5% वृद्धि। क्षेत्रफल में 3.5% का क्या होगा? वृद्धि होगा। ठीक है, और सीखते हैं हम लोग कहां कहां हम लोग लगा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद टाइप 4 है। टाइप 4 पढ़ेंगे हम लोग बाद में, पहले टाइप 5 पढ़ते हैं। टाइप 5 को पढ़ने के बाद टाइप 4 में चलेंगे। ठीक है, क्योंकि टाइप 5 इससे रिलेटेड है। चलिए, ठीक है ना, असाइनमेंट है ना आपके पास, तो पहले टाइप 5 कर लेते हैं, उसके बाद टाइप 4 को भी करेंगे। आज ही करेंगे, इसी वीडियो में करेंगे। इसी से रिलेटेड है टाइप 5, इसीलिए टाइप 5 को पहले बच्चों ध्यान लगाएंगे। पहला क्वेश्चन है, चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि होने से, चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि होने से कोई व्यक्ति उस पर आने वाले खर्च को कितना प्रतिशत बढ़ाए या घटा दे कि उसका खपत 20% बढ़ जाए। ठीक है, अब ध्यान लगाना बाबू, चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि होने से चीनी का दाम 25% महंगा हो गया, चीनी महंगा हो गया, तो कोई व्यक्ति उस पर आने वाले खर्च में कितना प्रतिशत बढ़ाए या घटा दे कि खपत 20% बढ़ जाए। ठीक है, तो चीनी का खर्च किस चीज पे डिपेंड करता है? चीनी का खर्च बताओ। किसी भी चीज का खर्च दो चीज पे निर्भर करता है, खपत पे और मूल्य पे। खपत गुणे मूल्य बराबर खर्च। किसी भी वस्तु का खर्च दो ही चीज पे निर्भर करता है कि खपत कितना है और उसका मूल्य क्या है, भाव क्या है। ठीक है, तो क्वेश्चन में लिखा है चीनी के मूल्य में 25% वृद्धि, तो मूल्य के बारे में दिया है 25% वृद्धि, और खर्च में कितना बढ़ाए या घटा दे, खर्च के बारे में हमें पता करना है कि खपत 20% बढ़ जाए, खपत के बारे में दिया है 20% बढ़ जाए। अब बच्चों थोड़ा ध्यान देना, खपत दिया है, मूल्य दिया है, निकालना क्या है? खर्च निकालना है। खपत और मूल्य का रिजल्ट होता है खर्च। खपत गुणे मूल्य बराबर क्या होता है? खर्च। खपत और मूल्य का रिजल्ट होता है खर्च। तो क्या यहां भी ये भी फॉर्मूला लगा सकते हैं? यहां भी आप ये भी फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि ये दोनों का रिजल्ट निकालना है। ठीक है, चूंकि ये दोनों का रिजल्ट निकालना है, ये भी फॉर्मूला लगाते हैं। तो a के जगह +20 है, b के जगह +25, a + b, और यहां जो चिन्ह आता है ये दोनों को चिन्ह के गुणा करके आता है। प्लस प्लस गुणा करके क्या होगा? प्लस होगा। ये वाला फिर a गुणे b बट्टे में 100। ठीक है, 25 चौके 100, 4 5 20, तो आप जोड़ लेंगे 20, 25 और 5 मिला के हो जाएगा 50, यानी 50% का वृद्धि हो जाएगा।
50% का वृद्धि हो जाएगा किस चीज पे? खर्च पे। कोई दिक्कत? आगे बढ़े? चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है, प्रश्न संख्या 2 पे आते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन। दीपिका पादुकोण को देखने हेतु टिकट के मूल्य में 25% की वृद्धि होने पर दर्शकों की संख्या में क्या प्रभाव पड़ा कि कुल संग्रह में मात्र 20% का वृद्धि हुआ? क्वेश्चन में लिखा गया कि दीपिका पादुकोण को देखने हेतु टिकट के मूल्य में 25% की वृद्धि हुआ, दर्शकों की संख्या पे क्या प्रभाव पड़ा कि कुल संग्रह में मात्र 20% वृद्धि हुआ? दीपिका पादुकोण का कोई सिनेमा लगा है जिससे टिकट का दाम महंगा हो गया। ठीक है, टिकट का दाम महंगा हो गया तो दर्शक भी कम आए, तो कुल संग्रह 20% बढ़ गया। तो दर्शक कम है फिर भी संग्रह 20% बढ़ा, तो क्या दर्शकों की संख्या प्रभाव पड़ा? तो आप बताओ कलेक्शन किस चीज पर निर्भर करेगा? संग्रह किस चीज पर निर्भर करेगा? टिकट का मूल्य और दर्शकों की संख्या। संग्रह 2 चीज पर निर्भर करेगा, टिकट कितने का है और कितने लोग देखने आ रहे हैं। टिकट के मूल्य गुणे दर्शकों की संख्या, टिकट के मूल्य गुणे दर्शकों की संख्या बराबर आएगा हमारा संग्रह, कुल कलेक्शन। टिकट का मूल्य गुणे दर्शकों की संख्या बराबर संग्रह। क्वेश्चन में लिखा है दीपिका पादुकोण को देखने हेतु टिकट के मूल्य में 25% का वृद्धि हो गया। टिकट के मूल्य 25% बढ़ा, यानी टिकट के मूल्य के बारे में हमें पता है 25%। क्वेश्चन में क्या लिखा है? दर्शकों की संख्या पे क्या प्रभाव पड़ा, ये चीज हमें मालूम नहीं है। ठीक है, कि कुल संग्रह 20% बढ़ गया, संग्रह कुल 20% बढ़ गया, यानी संग्रह के बारे में हमें मालूम है। ठीक है, अब दर्शकों की संख्या के बारे में हमें मालूम नहीं है, तो बाबू यहां भी ये भी फॉर्मूला आप लगा सकते हैं। एक और तरीका फ्रैक्शन से भी बनेगा, लेकिन ये भी फॉर्मूला से जल्दी बन जाएगा। टिकट के मूल्य 25% बढ़ा, दर्शकों की संख्या के बारे में निकालना है, तो मान लेते हैं x। ठीक है, अब ये दोनों का रिजल्ट दिया है, तो a का मान हो गया +25। इसको प्लस मान के हम चलेंगे, आएगा तो पता चल जाएगा वृद्धि है कि कमी है। अगर माइनस में आएगा तो कमी और प्लस में आएगा तो वृद्धि। a के जगह +25, b के जगह हम लोगे +x। अब प्लस प्लस ये प्लस हो जाएगा, 25 गुणे x बटे में 100, और रिजल्ट कितना है बाबू? 20% बराबर 20। ठीक है, ए बी का रिजल्ट होता है ना, ये रिजल्टेंट निकालने के लिए हम ये भी फॉर्मूला प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो 25 + x, 25 चौके 100, ये x + x बटा 4 जोड़ दो, ये हो जाएगा 5x बटा 4 + 20 बराबर 20। ठीक है, अगर हल करते हैं बच्चों हम लोग, तो 5x बटे में 4, 25 जाके उधर घट जाएगा, 5 हो जाएगा, 5 5 कैंसिल, x बराबर आ गया 4। x बराबर क्या आया? ये 25 जाके घटेगा, ये -5 आएगा, तो x बराबर आएगा हमारा -4। -4 का मतलब हुआ कि 4% का कमी हुआ दर्शकों की संख्या में। दर्शकों की संख्या में कितना कमी हुआ? 4% का कमी हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत? बात समझ में आ रही है? चलो यहां भी आप ये भी फॉर्मूला लगा सकते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं और ध्यान लगाते हैं। ठीक है, अच्छा है, मजा है। चलो मित्रों, अगला प्रश्न है, मनोज अपने आय का 35% खर्च करता है। मनोज अपने आय का 35% खर्च करता है। उसे अपने वेतन में 1000 वृद्धि प्राप्त हुई, लेकिन उसने खाने पर खर्च नहीं बढ़ाया, जिसके कारण खाने पर खर्च कम होकर 27% हो गया। उसका प्रारंभिक वेतन कितना था? ठीक है, अब ध्यान देना, ये अलग क्वेश्चन है, भी फॉर्मूला से हटके है। अच्छा क्वेश्चन है, परंतु ग्रुप डी 2018 का प्रीवियस क्वेश्चन है। ठीक है, ग्रुप डी 2018 का प्रीवियस क्वेश्चन है। आइए मित्रों ध्यान लगाएंगे, क्वेश्चन है आपका, मनोज अपने आय का 35% खाने पर खर्च करता है। उसे अपने वेतन में 1000 वृद्धि प्राप्त हुई, लेकिन उसने खाने पर खर्च नहीं बढ़ाया, जिसके कारण खाने पर उसका खर्च कम होकर 27% हो गया। ठीक है, खर्च जो है ना वो अपना कांस्टेंट रखा, जो खर्च पहले करता था अभी भी उतना ही खर्च कर रहा है, लेकिन पहले उसका खर्च 33% था, अब खर्च हो गया 27%। बच्चों ध्यान देना, तो कहा गया प्रारंभिक वेतन कितना था? प्रारंभिक वेतन हमें निकालना है। प्रारंभिक वेतन कितना था? प्रारंभिक वेतन का वो खर्च करता था 33%। ठीक है,
अब जो वेतन है उसका बढ़ गया, अब वेतन बढ़ गया, अब उसका वेतन बढ़ गया, अब वेतन 1000 बढ़ गया तो हो गया x प्लस 1000। लेकिन अभी भी वो कितना खर्च कर रहा है? 27%। 27% खर्च कर रहा है, खर्च कम होकर 27% हो गया। लेकिन क्वेश्चन में लिखा खर्च नहीं बढ़ाया, यानी पहले जितना खर्च करता था अभी भी उतना ही खर्च कर रहा है, भले परसेंट में खर्च कम पड़ रहा है क्योंकि वेतन बढ़ गया है ना उसका। ठीक है, तो यही पूछा गया है कि वो प्रारंभिक वेतन कितना था। तो मान लो प्रारंभिक वेतन x, तो अब वेतन हो गया x प्लस 1000। ठीक है, प्रारंभिक वेतन x, तो अब वेतन हो गया x प्लस 1000। पहले x का 33% खर्च करता था, अब x प्लस 1000 का 27% खर्च करता है। लेकिन दोनों ही स्थिति में खर्च बराबर है, पहले जितना खर्च था अभी भी उतना ही खर्च है, खर्च में कोई परिवर्तन नहीं किया है। परसेंट कैंसिल। ठीक है, चलो बच्चों ये कटा देते हैं, 3 से 11 बार में कटेगा और ये 3 से कटेगा 9 बार में। तो ये हो गया 11x बराबर 9x प्लस 9000। तो ये हमारा हो जाएगा 11x में से 9x घटा दो, 2x बराबर 9000, यानी x बराबर आएगा हमारा 4500 रुपया। प्रारंभिक वेतन हम निकाल चुके हैं, उसका प्रारंभिक वेतन कितना था? 4500 रुपया। ठीक है, आगे बढ़े बच्चों। चलो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, हम लोग ध्यान लगाते हैं, गौर फरमाते हैं। मित्रों, बच्चों, अगला क्वेश्चन है, बच्चों ध्यान देंगे। 30 लीटर नमक के घोल में 5% नमक है। 30 लीटर नमक के घोल में 5% नमक है। इस घोल में कितना लीटर पानी और मिलाया जाना चाहिए ताकि परिणामी घोल में नमक की मात्रा 3% हो? 30 लीटर नमक की घोल में 5% नमक है। इस घोल में कितना लीटर पानी और मिलाया जाना चाहिए ताकि परिणामी घोल में नमक 3% हो? नमक वही है, मिला क्या रहे हैं? पानी। देखो, यानी पहले जितना नमक था ना अभी भी नमक उतना ही है। कितना पानी मिलाएं? नमक बराबर नमक, नमक कांस्टेंट है, मिला क्या रहे बाबू? पानी। 30 लीटर नमक के घोल में 5% नमक था, तो 30 लीटर में पहले 5% नमक था का कितना पानी मिलाएं? तो 30 लीटर में माना कि x लीटर पानी मिलाएं, तो अब घोल हो गया 30 प्लस x। ठीक है, लेकिन अब नमक की मात्रा 3% हो गया। अब नमक की मात्रा 3% हो गई, 30 प्लस x में नमक है 3%, और 30 में था 5%, लेकिन नमक जितना था पहले उतना ही अभी भी है, इसलिए नमक बराबर नमक। परसेंट कैंसिल, 3 से कटा देंगे इसको 10 बार में, हो जाएगा 50 बराबर 30 प्लस x। तो x बराबर आएगा 10। कितना लीटर हम लोग नमक मिलाएंगे? 10 लीटर नमक मिलाएंगे। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अच्छा है, मजा है। चलिए हम लोग चलते हैं टाइप 4 की ओर, जिसको हम छोड़ दिए थे। आगे बढ़ते हैं टाइप 4 की ओर। टाइप 4 पे आइए और ध्यान लगाइए बच्चों। एक शहर में प्रत्येक वर्ष आरंभ में जनसंख्या लोगों की संख्या में 3% वृद्धि हो गई। यदि शहर की वर्तमान जनसंख्या, ठीक है, इतना है तो 3 वर्ष बाद जनसंख्या कितना होगा? एक शहर की वर्तमान जनसंख्या दिया गया है, यह आरआरबी ग्रुप डी 2018 का क्वेश्चन है। वर्तमान जनसंख्या है 3 पे 2 2 4 2 6 0 30 लाख। ठीक है, अगर हर साल 3% बढ़ रहा है, यानी पहला साल 3% बढ़ा, दूसरा साल 3% बढ़ा और तीसरा साल भी 3% बढ़ा, हर साल 3% बढ़ रहा है, तो 3% कहा उस शहर की वर्तमान जनसंख्या इतना है, तो 3 वर्ष बाद कितना होगा? वर्तमान में इतना दिया है, हर साल 3% बढ़ रहा है, तो 3 वर्ष बाद कितना होगा? तो बाबू ये 30,000 जनसंख्या है, सॉरी 30,000 नहीं 30 लाख, 30 लाख जनसंख्या है, हर साल बढ़ रहा है 3%, तो कितना हो जाएगा? तो 3% का मतलब होता है बाबू 3/100, 3% है ना, 3/100 बढ़ेगा तो हो जाएगा ये 103%। 3% बढ़ने के बाद कितना हो जाएगा? 103%। 103% यानी 103/100। ये कै बार बढ़ेगा? 3 बार, तो इसको 3 बार हम गुणा कर देंगे सीधा। जब भी आपको प्रारंभिक स्थिति से बाद का स्थिति निकालना हो ना,
तो भिन्नात्मक मान का सीधा गुणा कर देते हैं। ठीक है, इस चीज को बेसिक से समझना है, बढ़िया से समझना है तो परसेंटेज का मेरा पहले से भी पूरा वीडियो है, उसको आप देख सकते हैं। ठीक है, अब देखो 2 0 2 0 2 0 2 0 और 2 0 2 0 कैंसिल। अब सबको गुणा कर देंगे हम। ठीक है, गुणा कर लेना, यह आएगा 32 78 181। ग्रुप डी 2018 का ये प्रश्न है। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, सिर्फ कैलकुलेशन ही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पे आते हैं। ठीक है बच्चों, मजा आ रहा है? चलो प्रश्न संख्या 2 पे आते हैं। एक शहर की आबादी 5% प्रति वर्ष के दर से बढ़ रही है। यदि शहर की वर्तमान आबादी 1,85,220 है तो एक साल पहले उस शहर की आबादी कितनी थी? कहा हर साल 5% बढ़ रहा है, हर साल 5% बढ़ रहा है, यानी पिछले वर्ष के तुलना में वर्तमान वर्ष में कितना बढ़ेगा? 5%। हर साल 5% बढ़ रहा है, तो पिछले वर्ष के तुलना में वर्तमान में बढ़ेगा 5%। और वर्तमान में आबादी है 1,85,220। ये वर्तमान आबादी दिया गया है और कहा गया एक साल पहले का आबादी निकालिए, तो वर्तमान से हमें पहले का निकालना है। 5% बढ़ने का मतलब होता है बाबू, 5% का मतलब हुआ 1/20। अब बढ़ेगा तो ये जोड़ देंगे 21/20। 5% का मतलब 1/20, बढ़ेगा तो ये दोनों को जोड़ेंगे, नीचे वाला 10 के 10। अब वर्तमान आबादी से पिछले साल का आबादी निकालना है अगर हमको, तो भिन्नात्मक मान का उल्टा गुणा कर देंगे, इसको उलट के गुणा कर देंगे, यानी 20/21 से गुणा कर देंगे। ठीक है, कर लेना आप लोग हल। इसका आएगा 1,76,400। ठीक है, चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं। ठीक है ना, अच्छा है ना, ध्यान लगाना, गौर फरमाना। मित्रों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन है एक मशीन का मूल्य हर वर्ष 10% ह्रास होता है। ह्रास मतलब कमी। एक मशीन का मूल्य हर वर्ष 10% ह्रास होता है। 3 वर्ष पहले क्रय किया गया था, उसका वर्तमान मूल्य इतना है, तो इसका क्रय मूल्य क्या था, यानी पहले क्या था? हर साल 10% का कमी हो रहा है। 10% कम हुआ, 3 बार की बात हुई है ना, फिर 10% कम हुआ और फिर 10% कम हुआ। कम होने के बाद वर्तमान में है 8748 रुपया। तो क्वेश्चन में क्या है, पहले कितना था? तो वर्तमान स्थिति से हमें पहले का स्थिति निकालना है, पीछे जाना है। देखो ये 10% कम हो रहा है, 10% का मतलब होता है 1/10, कमी हो रहा है तो क्या होगा 9/10, और सब जगह 9/10 से होगा। ठीक है, तो बच्चों हमें यहां वर्तमान दिया गया है, पहले का निकालना है ना, तो इस फ्रैक्शन को उलट के गुणा करेंगे। जब भी वर्तमान स्थिति से पीछे का स्थिति निकालना, उलट के गुणा करेंगे। 10/9 गुणे 10/9 गुणे 10/9, इसको उलट के हम गुणा कर लेंगे। ठीक है, 9 9 81 और 6 बचा 6 5 64, 9 7 63, 9 दूनी 18, 9 कम 9 है, 9 8 72, 9 से कटेगा 12। ठीक है, तो ये 12 पे 3 0 आ गया, इतना था। कोई दिक्कत? 12,000 रुपया था। ठीक है, अच्छा है, मजा है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले टाइप में चलते हैं। सेस्का वाला क्वेश्चन आप लोग के बीच में आ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन है, ध्यान लगाएंगे, गौर फरमाएंगे। ठीक है, रमेश अपने सौदी जमा खाते में अपने वेतन का 15% क्रेडिट किया और किराने के सामान लेने में शेष राशि का 30% खर्च किया। यदि उसके पास 2380 रुपया नगद है तो उसका वेतन कितना था? बच्चों ध्यान लगाएंगे, लिखा है वेतन में से 15% क्रेडिट किया, 15% क्रेडिट किया, और फिर लिखा है किया किराने के सामान लेने में किया। शेष राशि का, यानी इसके बाद जो शेष राशि बचा, शेष राशि जो बचा उसका फिर से 30% खर्च किया। शेष राशि में से 30% खर्च किया और उसके बाद 2380 रुपया नगद बचे।
यानी ये सब करने के बाद उसके पास शेष बचे 2380 रुपया। तो ये 2380 रुपया क्या है? शेष है। वेतन में से 15% खर्च किया किराना सामान लेने में, यानी वेतन में से 15% कम हुआ। उसके बाद जो शेष बचा उसमें से फिर 30% कम हुआ और लास्ट में बचा कितना? 2380। यानी 2 बार कम होने के बाद इतना बचा, तो पहले था कितना? देखो इस शेष वाला क्वेश्चन है, तो 15% कम कर दिया यानी बचा कितना? 85%। 30% कम कर दिया यानी बचा कितना? 70%। यानी ये 2 बार कम करने के बाद इतना है, तो पहले था कितना? तो 85% से इसमें भाग देंगे, यानी उलट के गुणा करेंगे। 85% का मतलब होता है 85/100, इसको उलट के गुणा कर देंगे 100/85। पहले का स्थिति निकालना है ना, तो उल्टा करेंगे हम लोग, ठीक है। 70% बाबू, 70% का मतलब होता है 70/100, उलट के गुणा करेंगे 100/70, ठीक है। अब इसको हम लोग हल कर लेंगे, उत्तर आ जाएगा हमारा, ठीक है। आप इसको कटा सकते हैं, 0 0 कैंसिल, 7 से कट जाएगा। देखो ये 7 × 21, 2 बचा, 2 × 8 28, 7 × 4 28, 17 दूनी के 34, 20, 17 × 5 85, 5 दूनी के 10, तो 4 पे 3 0, 4000 रुपया। तो जब भी शेष का वाला क्वेश्चन रहे ना, तो शेष का निकाल दो। 15% का शेष का 85%, 85% यानी 85/100। 30% खर्च किया तो शेष बचा 70%, 70% यानी 70/100। ये दोनों को उलट के गुणा कर देंगे इसमें, क्योंकि पहले का स्थिति निकालना है। और इससे ये निकालना रहता तो ये दोनों सीधा गुणा होता, लेकिन इससे ये निकालना है तो ये दोनों को उलट के गुणा कर देंगे। हमारा उत्तर आ चुका है 4000 रुपया, ठीक है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते, ठीक है ना। आइए अगले प्रश्न पे आते हैं। ये भी प्रश्न था ग्रुप डी 2018 का ये क्वेश्चन था। और अगला प्रश्न पे ध्यान लगाएंगे बच्चों। अगला प्रश्न क्या है, इस पे ध्यान लगाएंगे। अगला प्रश्न है, एक कस्बे की 5% जनसंख्या किसी महामारी से मृत्यु हो जाती है। एक कस्बे की 5% जनसंख्या किसी महामारी से मृत्यु हो जाती है और बची जनसंख्या में से 8% घर घबराकर कस्बे छोड़कर चले जाते हैं। यदि कस्बे की कुल जनसंख्या अभी भी इतना है तो शुरुआत में कितना है? 5% कम हुआ। अब 5% कम होने के बाद लिखा है बची हुई में से, यानी शेष का। जब भी शेष का रहे ना, तो इसी तरह से क्वेश्चन बचेगा। शेष का 8% लोग भाग गए और लास्ट में शेष बचा कितना बाबू आपका? 88,274। तो कहा गया शुरुआत में कितना था। फिर वही बात है, पहले था कितना? अभी वर्तमान में 5% कम हुआ, फिर 8% कम हुआ, 2 बार कम होने के बाद इतना हो गया। तो पहले था कितना? तो उल्टा गुणा कर देंगे। 5% कम हुए यानी 95% बचा, तो 95% को उलट के गुणा करेंगे 100/95। 8% कम हुआ यानी 92% बचा, तो उलट के गुणा करेंगे। 92% बचा, इसको उलट के गुणा कर देंगे 100/92, ठीक है। चलो हल कर लेना, इसको उत्तर आ जाएगा। हल करोगे इतना आ जाएगा 101,000। ये भी ग्रुप डी 2018 का प्रश्न है, ठीक है बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं और ध्यान लगाते हैं, ठीक है ना। ये टाइप 7 था, टाइप 6 छोड़ दिए थे, चलिए उसको कर लेते हैं। टाइप 6 में भी 2 क्वेश्चन है, आपके पास असाइनमेंट होगा इस तरह का, देखेंगे उसमें सारे क्वेश्चन या तो रेलवे ग्रुप डी के प्रीवियस है या एनटीपीसी के प्रीवियस है। ऐसे सारे प्रश्न भी करा देंगे हमको आपको, और हर टाइप का क्वेश्चन भी बन जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन है आपका बच्चों, जॉन ने एक लॉटरी जीती जिसमें से 35% टैक्स काट लिया और 7/8वां भाग जॉन को तथा शेष टिकट विक्रेता को अदा किया गया। यदि टिकट विक्रेता कितना रुपया प्राप्त हुआ तो लॉटरी की राशि क्या थी? यानी कितना रुपया का लॉटरी था? 35% टैक्स काट लिया गया, 7/8वां भाग जॉन को दिया गया और लास्ट में टिकट विक्रेता को इतना रुपया दिया गया। तो लॉटरी की राशि कितना है? तो जो लॉटरी का राशि था उसमें से 35% कम कर दिया गया, यानी 35% टैक्स दिया गया। तो 35% माइनस हो गया। 35% माइनस होने के बाद जो बचा उसमें से 7/8 भाग जॉन को दिया गया और शेष जो बचा वो टिकट विक्रेता को दिया गया। वही शेष दिया गया आपका इतना रुपया, ठीक है। तो कहा गया लॉटरी कितने का था, यानी पहले 35% कम हुआ, फिर 7/8 भाग कम हुआ, ठीक है। 2 बार कम होने के बाद इतना है, तो पहले था कितना? तो
तो 35% कम हुआ तो बचा कितना 65%, 65% यानी 65/100। 7/8 भाग कम हुआ, देखो ये परसेंट में दिया, ये भाग में कम दिया है, तो 7/8 भाग कम यानी पूरे भाग में 7/8 भाग कम हो गया, तो बचा कितना 1/8 भाग। तो था कितना, तो इसमें 22, 34, 3.75 है, इसको उलट के गुणा कर देंगे, इसको उलट के गुणा करेंगे 100/65, उसको उलट के गुणा करेंगे 8/1। ठीक है, हल करेंगे बच्चों, उत्तर आ जाएगा। ठीक है, करना इसको, उत्तर आएगा 2,75,000 रुपया। तो लॉटरी का राशि था 2,75,000 रुपया। जब भी प्रारंभिक स्थिति निकालना हो तो उल्टा गुणा करेंगे। ठीक है, चलिए एनटीपीसी 2016 का ये क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं, एक और प्रश्न लेते हैं बच्चों। ध्यान लगाना, औसतन मीनू अपने मासिक वेतन का 15% खरीदारी, रेस्तरां और मॉल जाने में उपयोग करती है। शेष 40% घर के खर्च में उपयोग हो जाता है और 45% उसके बचत में जाता है। यदि एक महीने में वो इतना रुपया खर्च करती है तो उसकी वार्षिक आय कितनी है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, यहां शेषका वाला प्रश्न नहीं है, कहीं भी शेषका नहीं लिखा है, सीधे लिखा है कि औसतन मीनू अपने मासिक वेतन का 15% खरीदारी, यानी खरीदारी करती है मीनू 15%, मॉल में जाके खरीदारी करती है, रेस्तरां में, मॉल में। शेष 40% घर के खर्च पे, घर के खर्च पे कितना करती है, शेष का नहीं लिखा है, शेष का रहता ना तब उस तरह से बनता, शेष यानी बचा पैसा में। शेष 40% घर के खर्च करती है और 45% बचत करती है। बचत कितना करती है 45%। देखो यही टोटल मिलाकर 100 हो रहा है, सब डाटा यही दे दिया गया। ठीक है, 15 और 40 मिलाकर 55 और 45 मिलाकर 100, यही उसका खर्च है। खरीदारी पे 15%, घर के खर्च 40%, बचत 45%। ठीक है बच्चों, इसको रेशियो में आप लिख सकते हैं, 5 से कटा देते हैं, 5 × 15, 5 × 8 40, 5 × 9 45, ये रेशियो आ गया। खरीदारी पे 3 तो घर के खर्च पे 8 और बचत पे 9। क्वेश्चन में लिखा है एक महीने में घर पे खर्च है 40,000 रुपया। घर पे खर्च रेशियो में कितना है 8, और क्वेश्चन में है 40,000 रुपया। 8 का मान 40,000, कितना गुना 5,000 गुना, तो उसकी औसत वार्षिक आय कितनी है। वार्षिक आय यानी सब मिला के 3 8 11 9 20, सब मिला के आय है 20। ये कांस्टेंट है आपका कितना 5,000, 20 में 5,000 से गुणा कर देंगे तो टोटल उसका आय हो गया 1 लाख रुपया। ठीक है, यही पूछा गया कि उसका टोटल आय कितना होगा, 1 लाख रुपया। ठीक है बच्चों, समझ गए, अच्छा है। तो आज यहीं तक रखते हैं, बताएंगे कैसा लगा ये वीडियो आप लोग, और कल हम लोग पढ़ेंगे चुनाव पे आधारित प्रश्न। ठीक है, और परीक्षा में फेल पास पे आधारित प्रश्न। ठीक है, अच्छा है, तो कल भी जरूर मिलेंगे हम लोग 7 बजे, वीडियो देखिएगा। ठीक है, अपना ख्याल रखें, बाय बाय, टेक केयर, लव यू। ठीक है।